everyone. Today we are going to start a new chapter of class 11, which is chapter 2, structure of atom. And this one is part first of this chapter. First of all, we start our chapter. We discuss the topics which are included in the chapter 2 for examination 2021 for RBSc board. Okay, then the topics are, first one is concept of cells and subcells. Second one is dual nature of matter and light, de Broglie's relationship, Heisenberg uncertainty principle, concept of orbitals, quantum numbers, s, p, d orbitals, rules for filling electrons in orbitals, electronic configuration of atoms, and stability of half-filled and completely filled orbitals. Okay, then all these topics are included in your syllabus. But the topics, for example, Rutherford's atomic model, J.J. Thomson atomic model, discovery of electron, proton and neutron and nucleus, and Bohr's model, limitation of Bohr's models are removed from your syllabus. Okay, then जो भी ये टॉपिक्स है हम उन सभी को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट टॉपिक इज concept of cells and subcells. Then in this topic, to account the stability of the atom, Bohr introduced the concept of stationary orbits. अब जैसा कि फर्स्ट टॉपिक का नेम है concept of cells and subcells, कि जो एटम्स होते हैं उनकी क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है एंड सबसेल्स भी होती है. अब ये सेल्स क्या होती है, सबसेल्स क्या होती है, वैसे तो आपने जो 9, 10 जो साइंस थी उसके अंदर आपने एटम के चैप्टर्स में स्टडी किया होगा कि जो K-L-M शेल्स होती है एंड उनकी जो मतलब स्टेबिलिटी है वो कैसे होती है, जो अरेंजमेंट है वो कैसे होता है, ये सभी होता है 9th एंड 10th क्लास में. लेकिन हम उसी को आगे कंटिन्यू मतलब कि ब्रॉड तरीके से मतलब कि और ज्यादा उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि जो शेल्स एंड जो सबशेल्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है. तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम मतलब कि जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी कैसे होती है उसका एड्रेस करने के लिए या फिर उसका पता लगाने के लिए जो बॉर्ड ने क्या इंट्रोड्यूस किए थे, जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती है उसका कॉन्सेप्ट था, उसको इंट्रोड्यूस किया था. जो बोर है, बोर एटॉमिक मॉडल एंड लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है, बट जो ये फर्स्ट टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है, इसलिए हम इन सभी को डिस्कस करेंगे. ओके, इन विच द फर्स्ट वन इज जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स है उसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो फर्स्ट है वो क्या है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ positively charged nucleus responsible for almost entire mass of the atom. जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि जैसे जो एटम है वो क्या कंसिस्ट करता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. मतलब कि एक एटम होता है उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वही न्यूक्लियस क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम. जो भी पर्टिकुलर एटम है उसका जो एंटायर मास है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, वही पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो कि एटम में प्रेजेंट रहता है. ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है. फर्स्ट पॉइंट में क्या है, एक एटम के पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जो कि उसके एंटायर मास के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. ओके, second one is the electron revolve around the nucleus in certain permitted circular orbits of definite radii. सेकेंड पॉइंट है वो क्या कहता है कि the electron revolve मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, उसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं in certain permitted circular orbits. कुछ ऐसी परमिटेड मतलब डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जिन ऑर्बिट्स की क्या होती है, जो रेडियस मतलब जो पर्टिकुलर ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो क्या रहती है, डेफिनेट रहती है. ओके, सिंपली सेकेंड पॉइंट का मीनिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और वो जिसमें रिवॉल्व करते हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट होती है और जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है उनकी जो रेडियस होती है वो डेफिनेट रहती है. थर्ड वन इज द परमिटेड ऑर्बिट्स आर दोज for which the angular momentum of an electron is an integral multiple of h upon 2 pi.
थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो ये ऑर्बिट्स होती हैं, कौन सी ऑर्बिट्स, जिन ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जो ये ऑर्बिट्स होती हैं, ये वो ऑर्बिट्स होती हैं जिनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या रहता है, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होने का मीनिंग क्या है कि जैसे जो h/2π है उससे मतलब कि कोई भी डेफिनेट वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे एंगुलर मोमेंटम जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से, then angular momentum is equals to mvr, and here m is the mass of electron, v is velocity of electron, and r is radius of orbit. Okay, then mvr is equal to h/2π, and h/2π is integral multiple. That means h/2π is multiplied by n, and n is belongs to 1 2 3 n, मतलब कि n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 0 n की वैल्यू नहीं होगी। n की वैल्यू कहाँ से हो सकती है, 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट, कहीं तक भी हो सकती है। ओके, तो इंटीग्रल मल्टीपल होने का मीनिंग क्या है कि जो h/2π फैक्टर है वो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई रहेगा। दैट्स क्लियर। And this equation is known as Bohr's quantization equation. Okay, इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, mvr equals to h/2π into n is known as Bohr's quantization. Okay, तो ये थर्ड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट में बोर ने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, वो उन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं जिनके अंदर उन इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और हम यहाँ पे जो ये h है वो h क्या है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है, फिक्स। फोर्थ वन इज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव इन परमिटेड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स दे डू नॉट रेडिएट और लॉस एनर्जी। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं ऑर्बिट्स में, तो जब वो ऑर्बिट्स में मूव करते हैं तब वो क्या करते हैं, वो ना ही तो एनर्जी को रेडिएट करते हैं और ना ही एनर्जी को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जब वो क्या करेंगे, परमिटेड मतलब कि डिस्क्रीट अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, तो जब वो रिवॉल्व करेंगे तब वो क्या करेंगे, मतलब जो एनर्जी होती है उसको रेडिएट या फिर लॉस नहीं करेंगे। सच ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। और ऐसी ऑर्बिट्स जिन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं और एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं, उन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, दीज ऑर्बिट्स आर टर्म्ड एज स्टेशनरी और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ एनर्जी लेवल फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इज एसोसिएटेड विद इट। जैसे जैसे जो इन ऑर्बिट्स की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे ही क्या होगा कि जो एनर्जी है वो ज्यादा मतलब एसोसिएट रहेगी इनके साथ में। फोर्थ है उसका देखो एक्चुअली मीनिंग क्या है। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ओके दैट्स क्लियर, हमारा ये एटम है उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है, एंड दीज ऑर्बिट्स आर टर्म्ड एज k shell, l shell, and the next one is m and the next one is n. ओके, हम इन शेल को कैसे डिनोट करते हैं, k l m n। इन सेल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फील करेंगे, हम उनको फर्दर नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हम किसको सिर्फ डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिर्फ फोर्थ पॉइंट को, कि जो ये फोर्थ पोस्टुलेट है वो क्या कह रहा है। देन इन द फोर्थ पोस्टुलेट हमने अभी ये देखा कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि इस एटम के एंटायर मास के लिए क्या रहता है, रेस्पॉन्सिबल। जो ऑर्बिट्स होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और जो ऑर्बिट्स होती है उनकी जो रेडियस होती है वो क्या रहती है, डेफिनेट रहती है। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एंड नेक्स्ट वन क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तब ये क्या करते हैं, जो भी एनर्जी होती है उसको रेडिएट नहीं करते हैं, और हम उन ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं, स्टेशनरी और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे यहाँ से इस न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मतलब अभी क्या है, k शेल है,
फिर जब हम एल शेल पे जाएंगे तो क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, और जब हम क्या करेंगे एम शेल पे जाएंगे तब क्या होगी, और फर्दर जो डिस्टेंस है वो और बढ़ेगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी वैसे ही क्या रहेगा, द मोर एनर्जी इज एसोसिएटेड विद इट, वैसे वैसे जो इन ऑर्बिट्स के साथ में जो एनर्जी रहती है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ओके, दिस क्लियर। तो फोर्थ में क्या था कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स थी, एंड जैसे जैसे जो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे जो एनर्जी है जो कि इनके साथ में एसोसिएट रहती है वो भी इंक्रीज होगी। एंड नेक्स्ट फिफ्थ वन इज एन इलेक्ट्रॉन continues to move in particular stationary state or orbit. Such a state is called ground state. मतलब ये क्या कह रहा है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट या फिर ऑर्बिट में जब कंटिन्यूस मूव करता है तो हम उस स्टेट, इलेक्ट्रॉन की उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट। When energy is given to the electron, it jumps to any higher energy level and it is said to be in the excited state. जब क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब हम इसको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एनर्जी, तब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करके जो भी हायर जो एनर्जी लेवल ऑर्बिट्स होती है उनमें वो क्या कर देंगे, जंप करेंगे। तो जब वो हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तब हम इलेक्ट्रॉन के उस स्टेट को क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। When the electron jumps from higher to lower energy state, the energy is radiated or emitted. जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हायर एनर्जी लेवल से जब फिर से लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे तब वो क्या करेंगे, उसी एनर्जी को एमिट करेंगे या फिर रेडिएट। ओके, मतलब कि इस फिफ्थ पॉइंट का कहने का क्या मीनिंग है, जैसे कि जो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एटम, और ये क्या है, एटम का न्यूक्लियस। एटम में क्या प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि हम उन शेल्स को कैसे डिनोट करते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास शेल्स है, दिस वन इज n equals to 1, that means first shell and it is denoted by k, and after k n equals to 2, second shell which is L, वैसे ही नेक्स्ट वन थर्ड, फिर नेक्स्ट फोर्थ, फिर ऐसे ही करते हमारे पास क्या होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट होती है। अब इन शेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो जब भी यहाँ पे क्या होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कंटिन्यूस रिवॉल्व करता है, मूव करता है, तो हम इलेक्ट्रॉन की उस स्टेट को क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। अब ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है। जब हमने क्या प्रोवाइड करवाई, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करवाई, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को गेन करके कहां पे जंप करेगा, हायर एनर्जी लेवल में। ओके, मतलब कि नंबर 1 के शेल से ये एल शेल में भी जंप कर सकता है, एम में भी कर सकता है, एन में भी कर सकता है, नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में भी कर सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उसको कितनी अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, तो जब ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्सॉर्ब करके, गेन करके ये कहां पे जंप करेगा, हायर एनर्जी लेवल्स में। तब ये फॉर एग्जांपल ये अभी इस शेल में प्रेजेंट है, तो अभी हम इस स्टेट को क्या कहेंगे, इस इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट। अभी ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। जब ये क्या करेगा, हायर एनर्जी लेवल से फिर से लोअर एनर्जी में जब क्या करेगा, ट्रांसफर होगा, जंप करेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हायर एनर्जी लेवल से फिर से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। तो जब ये लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तब ये यहाँ पे क्या करेगा, एनर्जी को एमिट। क्लियर, इस कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग था, जब एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आता है तब वो क्या करता है, एनर्जी को एब्सॉर्ब, और जब इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है तब वो क्या करता है, एनर्जी को एमिट। दैट्स क्लियर। तो ये जो 5 पॉइंट्स थे वो किसके रिलेटेड थे, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स एंड सब सेल्स, कि जो एटम्स होता है उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, वो कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, वो कैसी ऑर्बिट्स होती है, उनका एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, ये सब इसके अंदर थ्योरी में प्रेजेंट था। ओके,
Then this one is our first topic, which is concept of cells and subcells. Our next topic is towards quantum mechanical model of the atom. अब इस टॉपिक में हम क्या कवर करेंगे? टू टॉपिक्स कवर करेंगे, dual behavior of matter and the second one is Heisenberg uncertainty principle. Then in this topic, two important developments which contributed significantly in the formulation of such a model were. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब वो एटम डिस्कवर हुआ था तो एटम की डिस्कवरी के साथ में मतलब कई सारे नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स को प्रपोज किया था. डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड देन बोर्स एटॉमिक मॉडल. तो जब इतने सारे एटॉमिक मॉडल्स थे तो इन जो भी एटॉमिक मॉडल्स थे उनके डेवलपमेंट के लिए जो टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे, मतलब कि जो क्या थे, जो भी एटॉमिक मॉडल्स थे उनके डेवलपमेंट के लिए जो ये टू डेवलपमेंट्स हुए थे उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था. जिसमें से जो फर्स्ट डेवलपमेंट था वो कौन सा हुआ था? ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड द सेकंड वन इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के साथ में जो एटॉमिक मॉडल्स थे उनमें भी क्या हुआ था? डेवलपमेंट हुआ था. अब वो कैसे हुआ हम उन सभी को इन टॉपिक के साथ में डिस्कस करेंगे. देन फर्स्ट वन इज ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर. देन इन दिस टॉपिक Louis de Broglie in 1924 suggested that if light has both particle and wave-like nature, the similar duality must be true for matter. इस dual behavior of matter टॉपिक में एक्चुअली में क्या है कि जैसे जो लुइस डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने 1924 में क्या सजेस्ट किया था? उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि इफ जो लाइट है अगर वो लाइट अगर दोनों ही नेचर प्रपोज करती है, पार्टिकल नेचर एंड द सेकंड वन इज वेव लाइक नेचर, तो अगर लाइट ड्वेल बिहेवियर शो करती है तो यहाँ पे मस्ट कि जो मटेरियल्स होते हैं, जो मैटर होते हैं, वो भी क्या करेंगे? जो ड्वेलिटी है, ड्वेल बिहेवियर है, उसको शो करेंगे. ड्वेल बिहेवियर दैट मीन्स पार्टिकल नेचर एंड द सेकंड वन इज वेव लाइक नेचर. Thus, an electron behaves both as a material particle and as a wave. तभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? एटम्स में. एटम्स जब ग्रुप ऑफ एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं. तो एक्चुअली में अगर मैटर ड्युअलिटी ड्वेल बिहेवियर शो करेगा तो मैटर के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है एंड जो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कैसे बिहेव करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत दोनों तरीके से बिहेव करेंगे. मटेरियल पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेंगे विच इज पार्टिकल नेचर, और वो एज अ वेव भी बिहेव करेंगे विच इज वेव लाइक नेचर. तो एक्चुअली में लुइस डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि अगर लाइट ड्वेल बिहेवियर शो करेगी तो जो मैटर है वो भी ड्वेल बिहेवियर शो करेगा. और इसी से ये क्या निकला था रिजल्ट कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं? बोथ एज अ मटेरियल पार्टिकल एंड एज अ wave. And in the dual nature of matter, second one is this presented a new wave mechanical theory of metal. जो लुइस डी ब्रोगली का जो सजेशन था उसी ने क्या प्रेजेंट किया था? न्यू वेव मैकेनिकल थ्योरी. जो मैटर थे उनकी जो नई वेव मैकेनिकल थ्योरी थी उसको प्रेजेंट किया. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? Small particles like electrons were in motion possesses wave property. कि जब जो small particles होते हैं, for example electrons, जैसे जो ये small particles है जब ये क्या करेंगे? मोशन करेंगे तो उस मोशन में ये क्या possess करेंगे? वेव प्रॉपर्टी. मतलब जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मोशन करेंगे तब वो वेव प्रॉपर्टी शो करेंगे, और जब वो मोशन नहीं शो करेंगे तब वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे? मटेरियल पार्टिकल की. ओके, तो लुइस डी ब्रोगली के सजेशन से ही जो न्यू वेव मैकेनिकल थ्योरी थी मैटर के लिए वो प्रेजेंट हुई थी. नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय. मतलब जो डी ब्रोगली थे उनके जो ये कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो वेवलेंथ होती है जो कि इन पार्टिकल्स के साथ में एसोसिएट रहती है, क्या होता है कि जब कोई भी पार्टिकल अगर वेव प्रॉपर्टी को शो करेगा तो वेव्स में क्या होता है
कि वेव में क्या होता है, वेवलेंथ होती है। ओके, तो जो ये वेवलेंथ होती है, हम उन पार्टिकल के साथ में जो वेवलेंथ एसोसिएट है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो ये पार्टिकल होते हैं, फॉर एग्जांपल जो पार्टिकल है उसका मास क्या है m, जो कि किसके साथ में मूव कर रहा है, विथ वेलोसिटी v। तो हम उस पार्टिकल की जो वेवलेंथ है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, एंड लैम्डा इज साइन फॉर वेवलेंथ। मतलब हम वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो अगर हम डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट से अगर वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे करेंगे कि जो लैम्डा है वो किसके इक्वल रहेगा, h अपॉन mv। हियर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.26 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ओके, m is mass of particle and v is velocity associated with this particle. That's clear? अगर इसका प्रूफ अगर हमें इसको प्रूफ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, that E equals to h nu। जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रिलेशन होता है एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी में, तो वो किससे आता है कि जो एनर्जी होती है पार्टिकल की वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी की। तो जो ये एनर्जी अगर पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के क्या है, इक्वल है, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वलिटी का साइन। तो जब ये साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, वही कांस्टेंट क्या आता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और उसी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से यहाँ पे क्या होती है, इक्वेशन जनरेट होती है E इक्वल्स टू एच न्यू। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन आइंस्टाइन, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है वो क्या है, E इक्वल्स टू mc²। यहाँ पे c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या है, E इक्वल्स टू mc²। तो जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्विवेलेंट करेंगे, क्योंकि h न्यू भी क्या है, एनर्जी, एंड mc² भी क्या है, एनर्जी। तो जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मतलब इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h न्यू इज इक्वल्स टू mc²। और यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, c इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी लैम्डा और जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो जब आप क्या करोगे, यहाँ पे न्यू की जगह पे c अपॉन लैम्डा को पुटअप करोगे तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, h इंटू c अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू mc²। यहाँ से जब आप लैम्डा को क्या करोगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे एंड इसको लेफ्ट हैंड साइड में, तब यहाँ पे आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी, hc अपॉन mc² इक्वल्स टू लैम्डा। और यहाँ से हमारे लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc, एंड c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ये लाइट की वेलोसिटी है, और यहाँ पे जो ये v है वो क्या है कि एक पर्टिकुलर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी। जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी को पुटअप करेंगे तो ये वेवलेंथ भी किसकी आएगी, जो लाइट है, मतलब कि जो लाइट की जो वेव है उसकी यहाँ पे वेवलेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। और जब हम किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की जब हम क्या करेंगे, वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे, तब हम यहाँ पे वेलोसिटी को कौन सी वेलोसिटी को पुटअप करेंगे, उस पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी को। दैट्स क्लियर। देन हियर फ्रॉम डी ब्रोगलीज इक्वेशन, फ्रॉम डी ब्रोगलीज concept, lambda equals to h upon mv. That's clear. Next one is experimentally Davisson and German verified this by observing diffraction effects with an electron. अब जो भी ये कॉन्सेप्ट है डी ब्रोगली का, उसको एक्सपेरिमेंटली डेविसन एंड जर्मन साइंटिस्ट थे, उन दोनों ने वेरीफाई किया था। और उन दोनों ने कैसे वेरीफाई किया था, जो डाइफ्रैक्शन इफेक्ट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ में होता है, उस कंप्लीट इफेक्ट को ऑब्जर्व करके। अब यहाँ पे जो ये डाइफ्रैक्शन इफेक्ट है वो क्या होता है, तो आप उसको फिजिक्स के अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ में डिस्कस करोगे। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि जो ये कॉन्सेप्ट था वो कैसे वेरीफाई हुआ था, डेविसन एंड जर्मन ने वेरीफाई किया था। डाइफ्रैक्शन इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन का डाइफ्रैक्शन इफेक्ट होता है, उसको ऑब्जर्व करके। दैट्स क्लियर। देन इन दिस नेक्स्ट वन इज let the electron is accelerated with the potential of V, then the kinetic energy is। अगर हम ये सपोज करें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ में एक्सेलरेट कर रहा है, पोटेंशियल V से, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो तब उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है विच इज हाफ mv²,
वो किसके इक्वल हो जाएगी, ई वी, एंड हियर ई इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड वी इज पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे m से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स टू ई वी एम। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम इस 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर 2e v m, एंड जब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड में, तो यहां से हमारे पास एम वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2e v m। अब यहाँ पे जो एम वी है वो एम वी क्या है, इक्वल्स टू पी, मोमेंटम, जो मोमेंटम होता है p इक्वल्स टू एम वी। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, जो डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ की जो इक्वेशन थी उसको, तो जो डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ के लिए जो इक्वेशन थी वो क्या थी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, यही थी। जब हम इस एम वी की वैल्यू उस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2e वी एम। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेवलेंथ है वो क्या आ गई है, h अपॉन अंडर रूट 2e_m, और हम इसी को ही क्या कहते हैं, डी ब्रोगलीज इक्वेशन। ओके, अगर आपसे ये पूछे दैट व्हाट इज डी ब्रोगलीज इक्वेशन, तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2e_m, v is potential and e is electric charge. That's clear. Next one is the de Broglie equation is applicable to all material objects, but it has significance only in case of microscopic particles. जो de Broglie equation है वो किसके लिए एप्लीकेबल होती है, उन सभी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होती है जो कि हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। बट जो de Broglie इक्वेशन का जो सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ उन्हीं केसेस में होता है जो कि किसके साथ में जुड़े हुए होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ में। एक्चुअली यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो क्या है कि जो मैक्रोस्कोपिक जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उन मैक्रोस्कोपिक जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मास होता है, और जो मास होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है। इसीलिए जब वो क्या पोजेस करते हैं, जब वो वेव लाइक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तब जो उनकी वेवलेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा वेरी 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 स्मॉल होती है। ठीक है, तो जब वो वेवलेंथ इतनी ज्यादा स्मॉल होती है तब उनका जो वेव नेचर है वो ऑब्जर्व नहीं होता है। इसीलिए जो डी ब्रोगली की इक्वेशन है उसका सिग्निफिकेंस नहीं रहता है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ में। इसीलिए जो डी ब्रोगली की इक्वेशन है वो कहाँ पे ज्यादा मतलब कि एप्लीकेबल, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है, इंपॉर्टेंट होती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ में। क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये जो भी पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, उनका जो मास है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। तो जब ये क्या करते हैं, जो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जब वेव प्रॉपर्टी है उसको शो करते हैं तब हम उनकी वेवलेंथ को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, देन जो डी ब्रोगली की इक्वेशन है वो क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2e_m, और जो इक्वेशन है वो कहाँ पे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ में ज्यादा ही क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो ये कुछ क्या थे पॉइंट्स थे। एक्चुअली जो ये टॉपिक है डी ब्रोगली इक्वेशन का, या फिर जो डी ब्रोगली का जो भी कॉन्सेप्ट है, एंड जो भी ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर है वो एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। हमने उसको उस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को किसके साथ में पढ़ा है, हमने उस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पर्टिकुलर पॉइंट के साथ में डिस्कस किया है। हमने सिर्फ उन्हीं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब कि उन्हीं इम्पोर्टेंट बातों को डिस्कस किया है जो कि इसके साथ में एसोसिएट थी। देन इन द नेक्स्ट डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट वी सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स व्हिच इज बेस्ड ऑन डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट। ओके, देन आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज what will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें एक बॉल की वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है जिसका मास क्या है 0.1 kg एंड वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। देन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम वी यूज
इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m v। हियर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट और जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या होती है 6.26 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो जब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज है हमें जो प्रॉब्लम में गिवन है हम उसको पुटअप करेंगे और जब हम कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगी, वेवलेंथ ऑफ बोल। तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करेंगे विच इज 6.26 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और हम जब भी आप साइंस में किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जब सॉल्व करो तब वहां पे आपको जो यूनिट्स है उसका क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि अगर यूनिट्स चेंज होती है तो क्या होती है, जो वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं उसमें क्या होती है, एरर्स। ओके, मास ऑफ बोल इज 0.1 which is in kg and velocity is 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे जो क्या हो गया, लैम्डा, जब हम इस कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर 10 आउट ऑफ 10 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट, और यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 6.26 इंटू 10⁻⁴ मीटर, क्योंकि जो वेवलेंथ होती है वो भी किसकी यूनिट होती है, एक जो लेंथ होती है, वेवलेंथ भी क्या होती है, एक लेंथ होती है। जैसे वेवलेंथ हम किसको कहते हैं कि जो भी एक वेव होती है उसके जो टू क्रस्ट और टू ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है हम उसी को ही क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। जो ये हाईएस्ट पीक होते हैं हम इनको क्या कहते हैं, CREST क्रस्ट। जो लोवेस्ट पॉइंट होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, TROUGH ट्रफ। तो जो एक टू क्रस्ट और टू ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है हम उसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो जो ये वेवलेंथ है वो क्या, एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है। तो जो इसकी जो यूनिट है वो भी क्या होती है, जो डिस्टेंस की यूनिट आती है वही आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.26 इंटू 10⁻⁴ मीटर। देन नेक्स्ट वन इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10⁻31 kg if its kinetic energy is 3 into 10⁻25 joule, then calculate its wavelength। अभी हमें प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या पुटअप करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ½ mv²। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी नॉन है, मास भी नॉन है, तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी। तो जब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को पुटअप करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू 10⁻⁻25 इक्वल्स टू ½ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v²। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब यहाँ पे जो आपके पास जो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 812 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, 812 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप इस जो ये फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, इसका यूज करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वेवलेंथ। तो यहाँ से जो वेवलेंथ है यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, लैम्डा इक्वल्स टू 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मास है आपके पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वेलोसिटी आपने अभी अभी कैलकुलेट की है जो कि आपके पास क्या आई थी, 812 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास जो वेवलेंथ है वो क्या आएगी, 8967 इंटू 10⁻10 मीटर। ओके, 8967 इंटू 10⁻10 मीटर, ये आपके पास क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट वन इज our next numerical problem is calculate the mass of a photon with wavelength 3.6 angstrom। अभी हमें वेवलेंथ किसके अंदर गिवन है, एंगस्ट्रॉम में गिवन है। तो अब हमें इसको क्या कैलकुलेट करना है, जो वेवलेंथ है उसको कैलकुलेट करना है। जो वेवलेंथ है वो गिवन है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है, ये एक तो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में गिवन है, तो हमें उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। और हमारे पास यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू नॉन है, मास हमें कैलकुलेट करना है, बट हमारे पास वेलोसिटी है वो नॉन नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, नोट है, वो आप क्या रखना, ध्यान में रखना, दैट वेलोसिटी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, कि जो फोटोन की वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, लाइट की वेलोसिटी से। एंड जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या है, नॉन है, जो कि क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो हमें इस वेवलेंथ को किस में चेंज करना है, मीटर में। तो यहाँ पे क्या होता है, दैट 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये रिलेशन होता है एंगस्ट्रॉन एंड मीटर में। जो एंगस्ट्रॉन है वो भी क्या होती है, लेंथ की ही एक यूनिट होती है। ओके, तो जब आप यहाँ पे क्या करोगे, लैम्डा इक्वल्स टू 6.26 × 10⁻34 अपॉन जो मास है वो तो हमें कैलकुलेट करना है, जो वेलोसिटी है वो क्या है 3 × 10⁸, जो वेवलेंथ है वो हमारे पास गिवन है 3.6 एंगस्ट्रॉन है। तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.6 × 10⁻10। और जब आप इसको कंप्लीट कैलकुलेट करोगे तब आपके पास क्या आ जाएगा 6.135 × 10⁻29 kg। तो इस कंप्लीट कैलकुलेशन से जो मास ऑफ फोटोन है वो आपके पास क्या आएगा 6.135 × 10⁻29 kg। Then these are some numerical problems which are based on Louis D. Broglie concept of dual behavior of matter. Then with this topic our part first is now completed. जो next आपके जो भी topics है हम उनको further next videos जो भी next part है इस chapter के उसके अंदर continue करेंगे। Thank you.